ओके नाउ सी अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। सेक्शन 115 बीएसी। इस टॉपिक को बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम। रिजीम मतलब रूल्स, मतलब नए टैक्सेशन के कुछ रूल्स है। अब इसमें ऐसा नया क्या बताऊंगा, पर जो भी ये टॉपिक का नाम क्या, न्यू टैक्स रिजीम, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कंसेशनल स्लैब रेट्स, या फिर सेक्शन वाइज बोलो तो सेक्शन 115 बीएससी। अब सुनो, ये सेक्शन बोलता है कि अगर तुम ये देखो, ये सारे इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो तो टैक्स थोड़ा कम आएगा, मतलब स्लैब रेट्स अच्छे मिलेंगे अपने को। सी पहले अपने को कुछ इधर सैक्रिफाइस करना है, बदले में कुछ फायदा मिलेगा। मतलब एक चीज खो के एक चीज पानी है। खोना क्या है, ये जो बेनिफिट्स है ना, अभी इसमें घुसो मत ना। यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस लिखे, कुछ डिडक्शंस लिखे जो पब्लिक को मिलता है, पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती ये सब नहीं मिलेगा। अगर तू इसकी कुर्बानी देगा, इनकी कुर्बानी देगा, तो तेरा टैक्स रेट एकदम मजेदार हो जाएगा। तो सी मजेदार क्या होगा ना, ये देखो, लुक हियर। नॉर्मली स्लैब रेट्स कैसे होता है, अप टू 2,50,000 0%। फिर बाद में देखो 30% 10 लाख के ऊपर ही चालू हो जाता है। लेकिन इधर 30% 15 लाख के ऊपर। इधर ही देख लो बेनिफिशियल चीज। जनरली किसी की इनकम 10 लाख क्रॉस होती है तो 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 30% आता है ना। इधर भी स्लैब रेट्स पे 30% है, लेकिन 30 तक बात कब पहुंचेगी, जब तेरी इनकम 15 लाख के बियॉन्ड है। तो अच्छा है ना, मतलब 15 लाख तक तो अपने 20% में जी रहे। और एक चीज देखो इधर, एकदम धीरे धीरे टैक्स बढ़ रहा है, 0, 5, 10, 15, फिर 20। और अपने पुराने स्लैब में क्या था, 0, 5 सीधा 20। 0%, 5% तक ठीक था, फिर 5% क्या सीधा 20% आता है, फिर 30, और वो भी 10 लाख के ऊपर ही 30। इधर देखो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, थोड़े लेवल तक तो 0 ही है, फिर 5, फिर 5% से सीधा 20 पे नहीं आ रहा है, 10, 15, फिर 20, और बाद में 30 आ रहा है, लेकिन वो 15 लाख के बियॉन्ड। तो इसको बोलते हैं स्लैब रेट्स थोड़ा कंसेशनल है। कंसेशनल मतलब इधर अपना टैक्स थोड़ा कमती आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, और कैलकुलेट क्या करना है, सामने दिख रहा है यार, कुछ नहीं तो इधर ही देख के समझ जाएगा। 30% तो 15 लाख के ऊपर आता है, और अपने वो स्लैब में तो बुड्ढों का भी स्लैब था ना, बुड्ढों का तो भी 10 लाख के ऊपर 30% आता है। लेकिन इधर पता है जवान बूढ़े सबका कॉमन स्लैब है। सी पहले मैंने जो पढ़ाया था ना, उसको बोलते ओल्ड टैक्स रिजीम। क्या बोलते, ओल्ड टैक्स रिजीम। और ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। डिस्टिंक्शन देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में जवानों का अलग स्लैब, देसी बुड्ढा अलग स्लैब, सुपर बुड्ढा, देसी सुपर बुड्ढा अलग स्लैब, 3 स्लैब्स थे, 3 स्लैब रेट। इधर सबके लिए एक समान रूल है। और पता है तुम लोग नोटिस करोगे ना, खाली ये दोनों को मैंने हाईलाइट क्यों किया मालूम है, क्योंकि सी सब 3-3 लाख के गैप में आ रहा है। अरे हर स्लैब 3 लाख की साइज का है ना, लेकिन ये दोनों स्लैब थोड़ा अजीब है। देख रहे हो इधर गैप कितना है, 3 to 7, मतलब 4 लाख का गैप आ गया, और इधर 2 लाख का गैप है। तो थोड़ा ये नोट करना चाहिए, मतलब कुछ करें करना नहीं, अपने नोट करना है बस। नहीं तो क्या अपने गाय गाय में क्या सब 3-3 लाख का गैप पकड़ लेंगे। हाँ, बाकी सब में 3-3 लाख का गैप है। ये देखो अप टू 3 लैक्स, फिर ये 7 से 10, और ये 12 से 15, सब 3-3 लाख का ही गैप है। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, उधर गौर करना, 3 नहीं 4 लाख का गैप है। तो सी एक्चुअली देखने तो ऑल्टरनेट हो रहा है, पहले 3 लाख का गैप, फिर 4 लाख का गैप, फिर 3 लाख का गैप, फिर 4 लाख का गैप, फिर 3 लाख, सॉरी 2 लाख है, 2 लाख, फिर 2 लाख है, बट वो 3 लाख ऑल्टरनेटली आ रहा है। मतलब ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये बाय द वे 24 के बजट में नया है। मैं लास्ट बैच में पढ़ाया था ना, अच्छा था, एग्जैक्ट 3-3 लाख का ही गैप था सब। अब 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 के ऊपर। ये तुम लोग वो मत पढ़ना, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ, पुराने बैच में सिंपल था, सब 3-3 लाख के गैप में था। लेकिन इधर थोड़ा
टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो बिगड़ दे के बताओ क्या था, 3 लाख तक जीरो, अब 3 लाख ऑल्टरनेटली आता है, अब 3 से 7 5%, फिर 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 के ऊपर 30। एक और चीज नोटिस करना, स्टार्टिंग में तो सब 5% से ही बढ़ रहा है, फिर 20 के बाद सीधा 30 है। जो भी है, डू यू एग्री, इसमें टैक्स थोड़ा कम आएगा, तो ये फायदे वाली बात है। दुख वाली बात क्या है, ये जो बेनिफिट से अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सी सैक्रिफाइस की लिस्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मैं फायदे गिना रहा हूं। फायदा नंबर 1, ये स्लैब्स अच्छे वाले हैं, टोटल 5 फायदे हैं। न्यू रिजीम में 5 फायदे, ये तो एक ही है कि स्लैब रेट्स एकदम कंसेशनल है, मजेदार है। दूसरा फायदा, सरचार्ज में 37% का टॉर्चर नहीं है। अपने पहले जो रूल पढ़े थे उसमें सरचार्ज 37% भी आता है, 5 करोड़ के ऊपर गया तो, लेकिन इधर 37% आएगा ही नहीं, तो दिस इज बेनिफिशियल थिंग। सी, ये पूरी थियरी में अल्टीमेटली क्या लगेगा, 5 सुख है तो सामने कुछ सैक्रिफाइस भी है। तो अभी मैं सुख क्या है, खुशी की बातें बता रहा हूं, बाद में सैक्रिफाइस बाद में बताऊंगा, ओके। तो सी गिनो, पहला फायदा क्या था, मजेदार स्लैब रेट्स, मजेदार। दूसरा, सरचार्ज में 37% नहीं आ रहा है। ये देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है, अरे वो पहले वाली ड्रॉइंग ही है, 50 लाख तक 0, 1 करोड़ तक 10%, 1 से 2 के पीछे 15, फिर 2 करोड़ के ऊपर पूरा 25 ही है, 37% सरचार्ज नहीं आएगा। दूसरा फायदा हुआ, गिन टोटल कितने गिनाऊंगा, 5। तीसरा, रीबेट, जनरली रीबेट अपने को 5 लाख तक होता तो मिलता है, याद है, गरीबों के लिए रीबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज। तो गरीबों की रीबेट अप टू 5 लाख था ना, इधर 7 लाख तक हुआ तो भी रीबेट मिलेगा। नेट टैक्सेबल इनकम है, एनटीआई, एनटीआई अप टू 7 लाख हुआ तो भी रीबेट मिलेगा, 25,000 तक। कितनी रीबेट, 25,000। और अपने पुराने सिस्टम में क्या था, 12,500। सी मैं पहले ही बता देता हूं तुमको, जो पहले स्लैब रेट्स के नियम बताए थे वो भी याद रखना है, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो भी याद रखना है। और एग्जाम में क्या है, कभी ये सिस्टम से सॉल्व करो पूछते हैं, तो कभी वो सिस्टम से सॉल्व करो वो पूछते हैं। सी अभी तक मैं कभी भी सम किया, मैं ओल्ड रिजीम से ही सॉल्व कर रहा था, लेकिन नाउ यू बी प्रिपेयर्ड, एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं। और पब्लिक को है ना चॉइस है, पब्लिक को बोला आपको जो पसंद आए करो, लेकिन इसको पसंद किया ना तो फायदे तो 5 है, सैक्रिफाइस बहुत कुछ है। सी सैक्रिफाइस में तुमको गिनाऊंगा बहुत, लेकिन एक्चुअली ज्यादा बलिदान नहीं देना पड़ेगा, फायदे ज्यादा मिल रहे हैं। सी जब मैं तुमको सैक्रिफाइस की लिस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो लिस्ट में लगेगा बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। वो क्यों मैं बताऊंगा, एक बार उसमें नहीं घुसते, एक बार खाली फील करो, वो सैक्रिफाइस सर बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी, फायदे ज्यादा है। और पता है, निर्मला सीतारमन अपनी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा चाहती कि सब लोग न्यू रिजीम ही फॉलो करें, मतलब न्यू रिजीम को पॉपुलर बनाने के लिए इसमें फायदे ज्यादा रखे। पूरा पढ़ने का तुमको लगेगा यार कुल मिला के फायदा ही है, लेकिन कोई कोई एसएससी लोग को लग सकता है नहीं ये सिस्टम बकवास है यार, तो ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी है, यू कैन गो एज पर ओल्ड रिजीम। मतलब एवरी पर्सन इन इंडिया टुडे हैज अ चॉइस आइदर टू पे टैक्स एज पर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, वॉट एवर यू लाइक, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक दिस पॉपुलराइज। इसलिए इधर है ना रिसेंट बजट में और कई फायदे ऐड किए ताकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। तो सी टोटल 5 पॉइंट गिनाने थे ना फायदे वाले, एक ये मजेदार स्लैब रेट, दूसरा सरचार्ज 37% नहीं, तीसरा रीबेट भी बोल दिया। रीबेट में क्या था पढ़ो, 25,000 तक, ओल्ड रिजीम में कितना था 12,500, इधर 25,000, और वो भी ओल्ड में तो 5 लाख तक वालों के लिए था, इधर 7 लाख वालों को भी है, और
रेसिडेंट इंडिविजुअल वाला रूल तो था ही, वो देसी बॉय लोग के लिए रिबेट था, वो तो सेम है इधर। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, लेकिन न्यू रिजिम फॉलो करोगे तो 75,000। ये देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन के मजे देखना, पढ़ क्या लिखा है, 50,000 के बदले 75,000 प्रोवाइडेड यू फॉलो न्यू रिजिम। और तेरे को क्या फॉलो करना है तेरी पसंद है, तेरी चॉइस है। अब अभी तो ऐसा लग रहा है यार यही अच्छा है ना यार, लेकिन इधर एक पॉइंट है कि वी हैव टू सैक्रिफाइस सर्टन बेनिफिट्स, मतलब कुछ एग्जेम्पशंस, सबसे बड़ा तो चैप्टर 6 से कुर्बान करना पड़ेगा। चैप्टर 6 से जो पढ़े थे ना उसकी कुर्बानी दे दे, बड़ी कुर्बानी है। और भी कई कुर्बानियां हैं, लेकिन कुछ कुर्बानी देगा तो ये फायदे मिलेंगे। और तू बोले नहीं मुझसे कुर्बानी नहीं दी जाएगी, तो ठीक है ओल्ड रिजिम से टैक्स भरो, ओल्ड रिजिम। तो एक और फायदा क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पता है इफॉस में फैमिली पेंशन में भी था, क्या था वो, 1/3 और 15,000 विचर इज लेस। न्यू रिजिम हुआ तो 1/3 और 25,000 विचर इज लेस। तुम लोगों को याद है मेरे साथ बिताया वक्त, इफॉस में फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 था, अभी 1/3 और 25,000। ये देखो इधर लिखा हुआ है, मतलब जहां अपने इफॉस में 15,000 फॉलो करते थे वो 25,000। तो ये मत समझना कि सर आपने 15,000 क्यों पढ़ाया था, अरे 15,000 भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अगर कोई बंदा बोले मेरे को तो ओल्ड रिजीम ही फॉलो करना है, तो फिर फैमिली पेंशन में 15,000, न्यू रिजीम फॉलो करोगे तो 25,000। और बाय द वे ये अपने रिसेंट बजट में न्यू एडिशन है। ये क्यों किया, ताकि लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो। बाकी गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया आपको जो करना है करो, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन गवर्नमेंट वांट्स पीपल शुड गेट डाइवर्टेड टू न्यू रिजीम। इससे तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर नौकरी करने वाले का प्यारा है, उसको 50 से सीधा 75 कर दिया। और हर वो घर वाली बीवी जिसका पति मर चुका है, उसका फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 के बदले 1/3 और 25,000 विचर इज लेस। गिनो, मैं 5 चीज गिना रहा था। एक, मजेदार स्लैब रेट्स। दो, सरचार्ज में 37% का टॉर्चर नहीं है। तीसरा, रिबेट, एक्सटेंडेड रिबेट, क्या बोलूंगा, एक्सटेंडेड रिबेट, बड़ा रिबेट मिल रहा है। चौथा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एक्सटेंडेड है। पांचवा पॉइंट देखो क्या है, नो एएमटी। एएमटी नाम का एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो बाकी है। जब भी पढ़ाऊंगा ना समझो वो एएमटी टॉर्चर है। लेकिन इधर क्या बोला है, वो टॉर्चर नहीं आएगा आपको। एएमटी का फुल फॉर्म सुनना है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बोलो, ये क्या होता है अभी सीखने मत जाओ, ये अलग टॉपिक ही है। मतलब 1 घंटे का ही टॉपिक है, लेकिन वो अलग टॉपिक है तो अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी तुम लोग इतना समझ जाओ वो टॉर्चर है। कौन, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक टॉर्चर है। लेकिन ये रिजीम में गवर्नमेंट क्या बोलते, जा तेरे को एएमटी का टॉर्चर से मुक्त किया। तो ये पांचवा फायदा हो गया। सी मैं इधर नंबरिंग दे देता हूं। पहला, मजेदार स्लैब रेट, सरचार्ज में मजे है, 37% नहीं आएगा। तीसरा, एक्सटेंडेड रिबेट। चौथा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ चढ़ के मिलेगा। पांचवा, एएमटी नाम का टॉर्चर है जो अपने पे नहीं लगेगा। ओके, व्हाट इज एएमटी छोटी चीज है, बाद में पढ़ लेंगे ना, लेकिन ये सब चीज चाहिए। टेल मी, तुमको ये फायदेमंद लगा था कि स्लैब रेट्स, नॉर्मल स्लैब रेट्स तो बेस्ट ही है, इधर सब अच्छी चीज लग रही है। लेकिन अब कुर्बानी देखो क्या देनी पड़ेगी। एक से ना, इधर थोड़ा नंबरिंग में लफड़ा हुआ है, वेट। तुम लोग ये नंबर्स पे ध्यान मत देना, इधर थोड़ा करेक्ट ही कर देना। तुम लोग रीड करो तब तक मैं इधर करेक्शन कर रहा हूं। सुनो, 5 फायदे 11 कुर्बानी, 5 फायदे 11 कुर्बानी।
अब लोग बोले तो 11 कुर्बानी तो ज्यादा है। अरे ये लिस्ट लंबी है, लेकिन एक इंसान की लाइफ में सब सेट भी नहीं होगा। जैसे मैं खुद का रिटर्न फाइल करता हूँ ना, तो इसमें मुझे खाली चैप्टर 6 का ही बलिदान देना पड़ रहा है। बाकी लिस्ट में बहुत है, लेकिन मुझे ये सब चीज मिलती ही नहीं है। सिर्फ कुछ मिलने वाला है और छोड़ना पड़े तो कुर्बानी लगती है, लेकिन ये सब चीजें सबको मिलती थोड़ी है। जैसे सी लिस्ट में एक एक करके देखो। हाँ, चैप्टर 6 से तो सबका प्यारा है, हर आदमी लेता है, लेकिन सॉरी चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। कोई बोले नहीं वो तो चाहिए ना, तो वो चाहिए ना, तो ओल्ड स्लैब रेट से टैक्स भरो। फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी छोटा है 50,000। ये मजेदार चीजें चाहिए ये वाली, तो फिर चैप्टर 6 से की कुर्बानी दे दो। मतलब पता है, सब में अगर न्यू रिजिम आया ना, तो एटीसी एटीडी सब गया भाड़ में। और इन लोग जानबूझ के देंगे, तेरे को चढ़ाएंगे, कर कर एटीसी ले ले, एटी यू कर ले, कुछ मत करना, सब चैप्टर 6 से इग्नोर। बट 3 आइटम ले सकते चैप्टर 6 से की, जेजे डबल ए, CCD2, CCH2। क्या है मालूम है? जेजे डबल ए क्या था? न्यू एम्प्लॉय को नौकरी पे रखते हैं तो उसको 30% सैलरी का 3 साल लगातार डिडक्शन मिलता है। तो वो अगर तेरा सेट हो रहा है तो ले ले, क्योंकि सी वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए बनाया हुआ है। तो यार वो चीज को, वो सेक्शन को मिटाना सही नहीं है। ओके, फिर CCD2, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। जैसे तुम लोग मेरे एम्प्लॉय और मैं तुम्हारे NPS में डालता हूं, तो मैं जब डालूंगा तो पहले तुम लोग सैलरी में शामिल करो, फिर उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना? बहुत काम का पॉइंट है, लाइटली मत लेना। एक सेकंड रुको ना, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम लोग ने NPS अकाउंट खोला है, नेशनल, अच्छा पॉइंट है सुनना, नेशनल पेंशन स्कीम, और मैंने तुम्हारे लिए NPS में डाला है। तो पहले मैं डालूंगा तो तुमको खुशी हुई कि वाह बॉस ने हमारे डाला, तो उसको खुशी समझ के सैलरी में शामिल करना, पूरा अमाउंट शामिल कर देना। फिर तुम लोग के स्टेटमेंट में जब चैप्टर 6 से आएगा तो 80 CCD2, मैंने क्या बताया था, अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 14% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, प्राइवेट वाला है तो 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स। न्यू रिजिम में 14 ही होगा, चाहे तू सरकारी हो कि प्राइवेट वाला हो, ऑलवेज 14%। न्यू रिजिम का एक और एडवांटेज, ऐसे गिनोगे तो छठा पॉइंट हो गया है। 5, अरे 5 खुशियां तो गिनाई थी, क्या 5 बोलो? 1 2 3 4 5। एक और खुशी है कि अगर तेरा बॉस NPS में डालता है, तो ओल्ड रिजिम में तो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 14 था, प्राइवेट का तो 10 था ना, लेकिन न्यू रिजिम में तो तू गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, 14% है। इसका इफेक्ट मालूम है, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह आता है। पहले सैलरी में फुल अमाउंट डालो, लेकिन डिडक्शन में पहले मैंने कैसे सिखाया था, कभी 10 कभी 14, वो रूल भी अभी भी कायम है। ओल्ड रिजिम में गया तो, न्यू रिजिम में गया तो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट। ये तुम लोग के स्टेटमेंट में होगा। बॉस के लिए C2 I2 B2 में आएगा, वो तो हमेशा ही 14 है, उधर ओल्ड न्यू रिजिम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बॉस के लिए भी तो जा रहा है ना पैसा, C2 I2 B2 में था, उसका तो 14 ही, ऑलवेज 14 है। लेकिन एम्प्लॉय के लिए ओल्ड रिजिम में जाएगा तो या 10 या 14, 10 या 14, न्यू रिजिम में गया तो 14। ओके, और सी गवर्नमेंट ने क्या पूरा चैप्टर 6 का दुकान बंद रखा है, लेकिन ये क्यों दिया है मालूम है? सी जेजे डबल है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ना, और CCD2 क्या है, तेरी सैलरी में घुस भी रहा है ना पहले, तो चल निकाल देते हैं, क्यों सैलरी में घुस गया ना पहले। अरे एम्प्लॉयर NPS में डालता तो पहले सैलरी में घुसेड़ दे, तो वो घुसेड़ा हुआ है तो चल उसको निकाल दे, अलग से चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो सैलरी में घुस ही गया ना, तो चल वो लेस कर दे। और CCH2 भी है, वो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये भी सैलरी में घुस ही गया ना, तो उसको भी निकाल ले। तो चैप्टर 6 से की 3 ही चीज मिलेगी, जेजे डबल ए,
CCD2, CCH2, और कुछ भी चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। सुन के बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले अच्छा भी तो लगा है ना। तो सी, ये पहला। सेकंड, 10AA नाम का एक डिडक्शन है, वो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं। जब पढ़ाऊंगा ना लगे यार मजेदार चीज है, यार मजेदार चीज है, लेकिन वो नहीं मिलेगा। और तू रोएगा, नहीं नहीं 10AA दे दो ना, दे दो ना। हाँ तो ले ले। फिर ओल्ड रिजीम, ये न्यू रिजीम चाहिए तो 10AA का बलिदान देना पड़ेगा। सी 10AA क्या होता है एक दिन पढ़ाऊंगा, बट इट इज अ बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट के धंधे में ना उनका प्रॉफिट टैक्स से माफ हो जाता है। कितना माफ होता है वो 10AA में डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो एक बेनिफिट है। वो नॉर्मली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। इससे तो पता है एक्सपोर्टर लोग क्या न्यू रिजीम में जाते ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्टर लोग का 10AA मतलब बहुत भारी डिडक्शन मिलता है। ऑलमोस्ट एक्सपोर्टर की पूरी प्रॉफिट टैक्स से माफ हो जाती है। तो इतनी मस्त चीज है यार। तो वो लोग तो 10AA को प्यार करते, तो वो लोग प्यार करते तो ओल्ड रिजिम में जाते। कौन? एक्सपोर्टर लोग। हाँ, मेरे जैसा, जैसे मैं कोचिंग क्लास वाला हूँ, मेरे को तो 10AA वैसे भी लगता नहीं है। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो 10AA छोड़ना पड़े, आज छोड़ दिया, चल छोड़ दिया मिल ही नहीं रहे सी मेरे ऐसे को तो बोले ना ये सब छोड़ दे छोड़ दे, कितनी सारी चीजें मैं छोड़ दिया जा। मेरे को खाली चैप्टर 6 से थोड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है। चैप्टर 6 से बचपन से ATC ले रहा हूँ मैं मेरा बता रहा हूँ। ATC क्या था? लंप पेंटर्स। लेकिन वो नहीं मिलेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है ना, कुछ खो के कुछ पाएगा भी ना। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन। सी ये सब PGBP के लोग हैं सब। बिजनेस में जो जो आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट की थी ना वो कैंसल। जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ ज्यादा ही था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन फिर एडिशनल ले, वो नहीं मिलेगा। मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले सकते, एडिशनल नहीं मिलेगा। फिर 35 में इन हाउस रिसर्च का चलेगा। डोनेशन दिया था नेशनल लेबोरेटरी, रुचि, IIT, इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D, वो नहीं मिलेगा। मतलब रिसर्च के लिए डोनेशन दिया हुआ गया पानी में। पानी में मतलब वो डिसअलाउड हो जाएगा। अपने इसको चौकड़ी टिकड़ा मारने की हैबिट थी ना, न्यू रिजीम में चौकड़ी होगा। अरे इमेजिन करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो रिसर्च डोनेशन को क्रॉस करना, अगर न्यू रिजीम बोल के सम बनाया होगा तो। फिर 35 AD कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, इन लोग को 100% डिडक्शन मिलता है। किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। वो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें दुख थोड़ी है। 35 AD एक आम आदमी को कहाँ मिलता है? जैसे मेरे को बोले शिरीष व्यास तेरे को 35 AD नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, चलेगा चलेगा तो मैं तो 35 AD के लायक भी नहीं हूँ। कोल्ड चेन नहीं हूँ, वेयर हाउसिंग नहीं हूँ, क्रॉस कंट्री नहीं हूँ, हॉस्पिटल होटल हाउसिंग कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका कोल्ड चेन वोल्ड चेन का धंधा है ना, उनको हर्ट होगा। उनको बट सी उनको फुल कॉस्ट नहीं मिला, डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। सी 35 AD में क्या था, बड़े बड़े एसेट्स की फुल कॉस्ट माइनस होती है, फुल कॉस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, वो मिलेगा, बट फुल कॉस्ट वाली चीज नहीं मिलेगी। फिर इन चीजों से अगर कोई लॉस बनता है, सी लॉस है ना, चैप्टर 6 से लॉस नहीं बनता है। चैप्टर 6 से ज्यादा हुआ तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर 6 से ज्यादा है तो 0 कर दो इनकम। चैप्टर 6 से इनकम नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन सी ये चीज है ना, बिजनेस के डिडक्शन से, अरे PGBP में तो आता ही है, और इनके कारण तेरा कोई पहले लॉस बना था, जैसे 35 AD में मेरा पहले कोई लॉस था, तो वो अभी एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। अरे मतलब सोचो, एक इंसान है ना इतने टाइम से ओल्ड रिजिम में चल रहा था, ये पहले मालूम है चॉइस है, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम चॉइस है। तो इमेजिन एक इंसान है ना कई सालों से ओल्ड रिजिम में था, और ओल्ड रिजिम में तो 35 AD के मजे थे, और 35 AD का लॉस तो अनलिमिटेड
ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो कैरी फॉरवर्ड किए जा रहा था, चल भी रहा था, क्योंकि वो ओल्ड रिजिम में था। अब इस साल बोलता है नहीं, अभी मेरे को न्यू रिजिम मांगता है, तो ले ले, लेकिन पहले का तेरा जो लॉस पड़ा है ना उसको फेंक दे। कौन सा? 35 AD वाला, क्योंकि तेरे न्यू रिजिम के अंदर 35 AD को ही मिटा दिया। तो 35 AD का पुराना चला आया हुआ लॉस, अरे हो सकता है ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिकॉज ऑफ माई 35 AD। और सी अभी तक वो लॉस क्यों चल रहा था? क्योंकि मैं ओल्ड रिजिम में था ना, और ओल्ड रिजिम में तो 35 AD का 100% डिडक्शन लेके लॉस भी बन रहा था, और वो कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा था। कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता? अनलिमिटेड। और कर, कैरी फॉरवर्ड कर, लेकिन अचानक तू बोलेगा नहीं मेरे को तो न्यू रिजिम चाहिए, तो तेरा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पड़ा होगा ना उसको फेंक दो गटर में, क्योंकि वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 35 AD का है, और 35 AD ही नहीं मिलेगा तो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का क्या करेगा? कोई बोले क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? 35 AD नहीं देना है ना इधर को, इधर तो जो पहले का लॉस है 35 AD से तो बना है। ये दो इधर क्या लिखा है? ड्यू टू अबाव आइटम्स, मतलब जो चीज गवर्नमेंट तेरे को छोड़ने का बोल रही है, लाइक एडिशनल डेप्रिसिएशन, रिसर्च डोनेशन, 35 AD, जो चीज तेरे को छोड़ने का बोल रही है तो अभी से तो छोड़ना ही है। पहले भी तूने लेके उससे लॉस बना के रखा है, तो वो लॉस अभी एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट इन लोग का मेन इशारा 35 AD के तरफ है, क्यों 35 AD वाला है ना, इतना भारी डिडक्शन मिलता है कि अपने पास लॉस भर भर के होता है। और हो सकता है एक आदमी ओल्ड रिजिम में लॉस क्लेम कर रहा था और कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक वो बोलेगा मेरे को न्यू रिजिम चाहिए, तो वो तेरा वो लॉस फेंक दे। नहीं तो फिर बोलेगा पहले का तो दे दो। क्यों दे दो? न्यू रिजिम में जब 35 AD का दुकान बंद है तो करंट ईयर में भी नहीं मिलेगा, और पहले का जो ब्रॉड फॉर लॉस है वो भी नहीं मिलेगा। सी उसके बाद वापस वो अभी न्यू रिजिम में था ना, नेक्स्ट ईयर वापस ओल्ड रिजिम में आ गया, तो गया वो तो गटर में गया ना। से अपना जो ब्रॉड फॉर लॉस था 35 AD का, वो तो फेंक दिया ना, खत्म। ओके लुक हियर, ये देखो, ये क्या था? हाँ ये सेट ऑफ वाला पॉइंट हो गया ना। अब देखो मैंने इन लोग को अलग क्यों रखा है मालूम है? ये नौकरी करने वाले लोगों की कुर्बानी है, सादे लोग। ये तो बिजनेसमैन लोग थे, बिजनेसमैन है ना, बिजनेस वालों को ये कुर्बानी देनी पड़े। जैसे मैं कौन? मैं तो बिजनेसमैन ही हूँ, तो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी तो क्या? इधर मत, ये सब सैलरीड लोग का ज्यादातर है, तो मुझे एक चैप्टर 6 से छोड़ना पड़ेगा, जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन छोड़ना पड़ेगा। फिर 10AA तो मेरे को वैसे भी नहीं मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मुझे नहीं मिलता क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं हूँ। 35 का डोनेशन, मैं डोनेशन देता ही नहीं हूँ। देता तो भी ऐसे गरीब गरीब को देता था, लेकिन रिसर्च के लिए नहीं देता हूँ। फिर 35 है ही नहीं, तो मतलब मेरे जैसे को बोलना पड़े छोड़ना है, छोड़ दूंगा। मेरे को खाली चैप्टर 6 से छोड़ना भारी पड़ेगा। मतलब देखने हैं तो मेरे को एक ही चीज की कुर्बानी देनी है, लेकिन सामने फायदे देख क्या क्या है। एक्चुअली फायदे में मेरे लिए यही अट्रैक्शन है। सर्चा तो मैं 5 करोड़ के ऊपर पहुंच ही नहीं पाता हूँ। 5 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा होता ना तो 37% से बच गया, लेकिन मुझे ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मैं अपना पर्सनल केस बता रहा हूँ। रिवेट अभी गरीब भी नहीं हूं इतना, मीडियम हूं, ओके। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज यही है खाली। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ रे। मैं जब खुद डिसाइड करता हूँ ना, मैं सरचार्ज से तो अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर जावे तो ना, मैं तो वैसे 5 करोड़ के ऊपर हुई नहीं। और रिवेट का भी मैं तो इतना गरीब भी तो नहीं हूँ ना, एकदम है ना, मिडिल क्लास। और एएमटी जो टॉर्चर बोल रहा हूँ ना, मेरे को लगेगा भी नहीं वैसे भी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नौकरी, और मैं तो क्लास चला रहा हूँ। मेरे लिए ये चीज थोड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इधर खोना क्या पड़ेगा? चैप्टर 6 से। ये मेरे केस में बता रहा हूँ। एक्चुअली तो क्या, हर इंसान को अलग अलग चीज सूट होती है ना यार। इन शॉर्ट फायदे में मैक्सिमम ये फायदे, और कुर्बानियों में ये कुर्बानियां हैं। अब देखो कुर्बानी की लिस्ट को कंटिन्यू करो। 10/5 नहीं मिलेगा,
क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन, वो नहीं मिलेगा। शिट यार, था ना, जर्नी परफॉर्म बाय एयर, अदर मोड, उधर एयर इकोनॉमी क्लास फेयर, वो जो एग्जामेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। मतलब पता है क्वेश्चन में लीव ट्रैवल आया तो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट आउटर कॉलम, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देना, फुल्ली टैक्सेबल। कैसे क्वेश्चन में? जब न्यू रिजीम से सॉल्व कर ऐसा बोला है। सी अभी तक मेरे सम में देता ही नहीं था क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं था ना यार। और तुम लोग समझे मेरे को ये न्यू रिजीम स्टार्टिंग में सिखाना पॉसिबल क्यों नहीं था? नहीं नहीं, ये सब को तुमको नॉलेज ही नहीं था यार। सोचो ये चीज मैं एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा देता तो तुम लोग ये सब को देख के बाउंसर जाता यार। ये क्या है? चलो 10 डबल है, अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, एक चीज तो मैनेज कर सकते ना, होगा कुछ होगा। लेकिन इतना सारे ये देख एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो ये स्टार्टिंग में बच्चों को बताना उचित नहीं था। नहीं तो देखने जावे ना तो ये टैक्स रेट्स ही है। तो जिस दिन मैंने वो चैप्टर करा था टैक्स लायबिलिटी का, उस वक्त ही पढ़ा देना चाहिए टेक्निकली, और स्टडी मटेरियल में तुमको उधर ही दिख जाएगा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये सब पढ़ाया ही नहीं था वो टाइम, तो इसलिए तो मैं ना पीजीबीपी खत्म होने की राह देख रहा था। जैसे ही पीजीबीपी खत्म हुआ, अब तुम लोग के पल्ले सब पड़ेगा। और अब आएंगे आगे से सब में ध्यान देना कि न्यू रिजिम बोला है कि ओल्ड रिजिम, वो देख के सॉल्व करना। ओके, तो इधर देखो, इधर लिस्ट कंटिन्यू करो ना। 10(5) नहीं मिलेगा, 10(13) HRA, HRA का एग्जामेशन मिलता है ना 1 2 3 विच इज लेस, वो नहीं मिलेगा। 10(14) TC हट, TC उधर, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ ये मिल सकता है, 4 अलाउंस का एग्जामेशन मिलेगा। सी तुम लोग समझ रहे, ये जो लिस्ट में लिखा है ना, ये सब चीजें नहीं मिलेगी। हाँ जो काले काले में कर दिया ना, काला काला देख काला, हाँ वो ले ले बोले। बाकी जो नीला नीला दिख रहा है, ब्लू, नीला नीला, ब्लू ब्लू, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। टेल मी, TCDC का गैस कर सकते हो क्या है? ट्रैवलिंग कन्वेंस डेली कम्यूटेशन। अपने TC हट, TC उधर में से निकाला है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो TC उधर में था ले लो, कन्वेंस अलाउंस जो TC उधर में था ले लो। ले लो मतलब जितना स्पेंड उतना एग्जाम था, न्यू रिजीम में भी मिलेगा। डेली अलाउंस TC उधर में था, वो भी ले लो। कम्यूटेशन अलाउंस हैंडीकैप लोग के लिए था 3,200, ले लो, वो सब ले लो। लेकिन बाकी जो अलाउंस है, ट्राइबल, चिल्ड्रन एजुकेशन, कुछ नहीं मिलेगा। वो सब में दिखा तो सीधा आउटर कॉलम में टैक्सेबल। मतलब अलाउंसेस की दुनिया में 4 ही एग्जाम्प्ट होंगे: ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, कम्यूटेशन अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज। सी स्टडी मटेरियल में देखोगे ना, ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही दे दिया है। अब सोचो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा हूं, मतलब सैलरी से भी पहले दे दिया वो लोग तो। अब सैलरी का तुमको नॉलेज नहीं है तो ये सब कैसे पढ़ाएगा कोई, है ना? फिर 10(17) MP MLA का डेली अलाउंस, जो एक्चुअल में एग्जाम्प्ट है बट न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। 10(32) माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 पर माइनर चाइल्ड। 10(32) में एग्जाम था, नहीं इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिमिट नहीं थी, 1500 पर चाइल्ड, कितने भी चाइल्ड। तो 1500 का पर बच्चों का एग्जामिशन मिलता, नहीं मिलेगा। ये सुनो, मैं अगर न्यू रिजिम में जाऊं ना, तो मेरे 2 बच्चे, मेरा लड़का मेजर हो गया है लेकिन मेरी डॉटर अभी भी 16 साल की है, माइनर है, तो उसकी इनकम मेरे में इंक्लूड होती है। अरे बोला था ना, माइनर की इनकम, मम्मी या पापा हुजेवर इनकम इज हायर, तो मान लो मेरी डॉटर की इनकम मेरे में इंक्लूड होगी तो जनरली 1500 एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन मैं न्यू रिजिम में जाऊंगा तो नॉट एग्जाम्प्ट, फुल इनकम टैक्सेबल मेरे में। अरे माइनर का रूल है ना, मम्मी या पापा हुजेवर इनकम इज हायर विल पे द टैक्स, और जनरली 1500 छोड़ के बैलेंस पे आता है। लेकिन मुझे पूरे पे आएगा अगर न्यू रिजिम में जाना चाहूँ तो। मतलब मेरे केस में तो ये भी एक सोचने वाला मैटर है कि अगर मैं न्यू रिजिम में गया तो मेरी डॉटर की जो इनकम है ना, वो मेरे में पूरी इंक्लूड हो जाएगी, 1500 की छूट नहीं मिलेगी। खैर ये तो मैं मेरे केस में बता रहा हूँ,
फिर सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था, वो तो निखर के आ गया, 50-75 हो गया। एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। मतलब अपने 3-3 डिडक्शन लेने के आदी थे, लेकिन अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना, वो भी 75,000। एंटरटेनमेंट नहीं, प्रोफेशन टैक्स नहीं, नहीं मिलेगा। फिर ये तुम लोग को समझेगा नहीं, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से रिलेटेड है। ये देखो, हाउस प्रॉपर्टी में ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना बाकी है, लेकिन ठीक है ना, उसमें एक इंटरेस्ट डिडक्शन होता है, को 2 लाख की लिमिट तक मिलता है। ऐसा 1-2 और क्लास में तो बोला ही है ना, हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऐसे घर के लिए नहीं मिलेगा। देखो, SOPR मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। अरे मतलब अपना घर जिसमें रहते हैं, मेरा घर है मालूम है मेरा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ सबका घर होता है ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है और उसमें हम रहते हैं, तो फुल फॉर्म क्या SOPR का? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। और वो घर लोन पे लिया होता है ना, तो अपने को हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस करने मिलता है उसके लिए, लेकिन वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो क्या है, ज्यादा सोचो मत, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जल्द ही करने वाले। ओके, फिर जनरली क्या होता है मालूम है? कोई भी हेड में लॉस होता है ना, दूसरे हेड में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आया ना, दूसरे हेड में एडजस्ट करने नहीं मिलेगा, तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सी लॉसेस का नियम है, सुनो, ये चैप्टर भी एक्चुअली अपना बाकी है। सी पूरी थियरी में ना 10AA मेरा बाकी है, ये हाउस प्रॉपर्टी और सेट ऑफ ये सब चीज बाकी है। लेकिन जनरल नॉलेज से समझो ना, जनरली क्या है, कोई भी लॉस होता है ना, अपने यहाँ वहां दूसरे हेड्स में एडजस्ट कर सकते, नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर लेके आते हैं। बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो नेक्स्ट ईयर ही लेके जाना पड़ेगा, दूसरे हेड में एडजस्ट करने नहीं मिलेगा, अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हो। कोई बोलते नहीं मेरे को ऐसा फालतू चीज पसंद ही नहीं है, हाँ, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड में एडजस्ट हो पाएगा। ये पॉइंट थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि तुमको सेट ऑफ का चैप्टर अभी तक पढ़ाया नहीं ना, और ये भी थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है। 10AA, इसके अलावा तो तुम लोग हर चीज से वाकिफ हो। तो इन शॉर्ट ये सब कुर्बानी दे दे तो तेरे को फायदा क्या मिलेगा? ये नए स्लैब रेट्स का फायदा उठावा है। फिर बुड्ढों के लिए भी स्लैब रेट ऐसा है, ओके। फिर सरचार्ज में 37% नहीं, एक्सटेंडेड रिबेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सटेंडेड, ये भी एक्सटेंडेड, इफॉस में भी, सैलरी में भी, और AMT नाम का टॉर्चर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैंने एक नया पॉइंट सुनो, लुक हियर, मैंने बताओ ये न्यू रिजीम में रिबेट का क्या फायदा बताया था। ऐसे तो 5 लाख तक मिलता है, लेकिन न्यू रिजीम में 7 लाख हुआ तो भी रिबेट मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम, और 12,500 नहीं 25,000 मिलेगा, ये बोला था। एक और फायदा सुनो, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिबेट। जैसे मार्जिनल रिलीफ था सरचार्ज से रिलेटेड, वैसे मार्जिनल रिबेट ये भी न्यू रिजीम में एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिबेट ओनली। और अभी मैं जो भी पढ़ाऊंगा तुमको लगे ये तो सेम ही चीज सर पढ़ाए थे हमको, लेकिन पहले मार्जिनल रिलीफ था, मतलब वर्किंग का तरीका सेम है, ऑब्वियसली चीज तो अलग है। वो मार्जिनल रिलीफ था, दैट वाज व्हाई, क्योंकि सरचार्ज के कारण अपना टैक्स एकदम शूट अप हो जाता है। इनकम तो इतनी से बढ़ी, टैक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, याद है पढ़ाया था, तो उसके लिए था। इधर कुछ अलग चीज है, लेकिन वर्किंग का तरीका सेम है। तुम लोग ही गेस करो ना क्या हो सकता है मार्जिनल रिबेट। नहीं नहीं, पहले तो सी मैं आगे बढ़ू उसके पहले ही क्लियर कर देता हूं, अभी मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूं ना, ये न्यू रिजीम के अंदर ही है। ओल्ड रिजीम था ना, जो अपना पहले जो स्लैब रेट्स पढ़ाया था, उसमें रिबेट एकदम सीधा सरल है। कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख तक है, 12,500 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, खत्म।
वो मार्जिनल रिबेट जैसा कॉन्सेप्ट इसी में है। और वो राइट आंसर बोल दिया, मैं सुन लिया उसकी बात, उसने चीज पकड़ ली कि मार्जिन रिबेट क्या होता है। तो देखो डायरेक्टली बात कर देना एग्जाम्पल के साथ। ये देखो, टेल मी, अगर किसी की, मेरी वर्किंग का तरीका तुमको है ना सेम मार्जिनल रिलीफ की याद दिलाएगा। देखो द मार्जिन रिलीफ में कैसे करते थे, एक बेस कॉलम बनाते थे, इतना तो याद है कि नहीं यार, एक बेस कॉलम और एक एक्चुअल कॉलम, फिर इस पे टैक्स निकालो, इस पे निकालो, फिर एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। वैसा ही कुछ वर्किंग याद करो। तो ये देखो, अज्यूम किसी बंदे की इनकम है ना 7,10,000 है, तो बेचारा रिबेट खो रहा है। ये कौन सी इनकम है, NTI। और न्यू रिजीम में रिबेट कब मिलता है, 7 लाख तक हुआ तो ये बेचारा अपने आप को बदकिस्मत मान रहा है। 7 लाख तक होता तो रिबेट तो मिल जाती, और वो भी 25,000 रिबेट है। मतलब तेरा जो भी टैक्स आ रहा है 25,000 का डिस्काउंट, रिबेट एक तरह का डिस्काउंट है, लेकिन वो 7 लाख तक वालों को है ना, लेकिन इसकी इनकम 7,10,000 है। तो ये अपने आप को बदकिस्मत मान रहा है कि यार 7 लाख से थोड़ी क्या इनकम बढ़ गई, मैं रिबेट खो दिया। और रिबेट खोया कितना, 25,000 का। तो ऐसे लोग के लिए अब देखो वर्किंग करके बता दो। ये देखो, लुक हियर, दो कैलकुलेशन करूंगा। ये बेस कॉलम है मेरा, और ये मेरा एक्चुअल इनकम है। कि मैं पहले ही बता रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग उसकी इनकम 7,10,000 है। ये क्वेश्चन में देंगे कि उसकी असली इनकम क्या है, और ये जो मैंने बेस में लिखा है ना, ये तो रूल है कि 7 लाख तक जिसका इनकम है उसको रिबेट मिलेगा। ये तो गए लेक्चर पढ़ाया था ना, ये देखो ये वाला। तो 7 लाख इज द बेस अप टिल विच यू आर एलिजिबल फॉर रिबेट। बट व्हाट इज 7,10,000 माई एक्चुअल इनकम। करो टैक्स कैलकुलेट, और टैक्स है ना, ये देखो क्या लिखा, पढ़ो ना, आफ्टर रिबेट विबेट काट के। एक सेकेंड, कौन से स्लैब रेट्स यूज कर रहे हो, ये न्यू रिजिम चल रहा है मालूम है ना, मैं सामने खोल के रख रहा हूं। 7 लाख पे टैक्स निकालो पहले। अरे 7 लाख तक टैक्स सिंपल है ना, ये देखो 3 लाख तक जीरो टैक्स, और इनकम में 7 लाख बोलूं तो 3 लाख हटा, ऊपर कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख पे कितना है, 5%, मतलब कितना आ गया, 20,000। और रिबेट 25,000 तक है, 25,000 तक, लेकिन 20 है तो पूरा 20, पूरा रिबेट में माइनस हो गया ना। तो ये देखो एग्जैक्ट 7 लाख पे तो टैक्स जीरो आता है। सी डोंट फॉरगेट, ये आफ्टर रिबेट है। याद है मैं मार्जिनल रिलीफ जब पढ़ाया था ना, उसमें टैक्स विथ सरचार्ज निकाल रहा था, क्योंकि ये मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज वालों के लिए था, इससे टैक्स विथ सरचार्ज था। और ये रिबेट वालों के लिए तो टैक्स विद रिबेट निकाला। अब बताओ 7,10,000 पे कितना टैक्स आ रहा है, ये स्लैब रेट से बताओ। 3 लाख तक जीरो, फिर 3 लाख से 7 लाख मतलब 4 लाख है ना, उसका 5% 20,000। फिर अपना ये वाले स्लैब में खाली 10,000 ही है। 7 लाख 10 है ना, तो 10,000 पे 10% कितना आ गया, 1,000। तो ये वाले स्लैब में 20 था, इधर 21,000। एंड रिबेट ठेंगा, रिबेट नहीं मिलता ना, तो रिबेट तो 7 लाख तक वालों के लिए, तो बेचारे को रिबेट नहीं मिला तो टैक्स 21,000 आ गया। पता है ये इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों बोल रहा है, ये देखो, ये देखो इनकम कितनी बढ़ी, 10,000, टैक्स कितना बढ़ गया, मतलब 7 लाख पे तो सुखी था वो, टैक्स आ ही नहीं रहा था। अब इनकम 10,000 से क्या बढ़ गई कि उसका टैक्स 21,000 से बढ़ गया। कहां जीरो टैक्स आ रहा था, 21,000 हो गया। मतलब इनकम तो 10 बढ़ी है, टैक्स टूट अप हो गया 21,000 से। अरे तुम लोग को फीलिंग नहीं आई वो वाली, तो इधर भी मार्जिनल रीबेट आता है, रिलीफ मत बोला, मार्जिनल रीबेट।
करो, कैसे करोगे? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना था? 21,000। एक्स्ट्रा इनकम 10,000। सी, इस बंदे को गवर्नमेंट क्या बोलेगी? देख, तेरा टैक्स 0 से सीधा 21,000 बढ़ गया ना, डोंट वरी। तेरी इनकम अगर 10,000 से ही बढ़ी है ना, तो तेरा टैक्स भी 10,000 से ही बढ़वाएंगे। ऐसे तो 21,000 से बढ़ा है, 0 के मुकाबले 21 हो गया, लेकिन हम तेरा 21 से बढ़ने नहीं देंगे। तेरा टैक्स हम उतना ही बढ़ाएंगे जितनी तेरी इनकम बढ़ी है, और तेरी इनकम तो खाली 10 ही बढ़ी है, तो तेरा टैक्स भी 10 ही बढ़ेगा। तो 10 बढ़ना चाहिए ना, बढ़ा तो 21 है, तो 11,000 मत भर। अरे पूरा डिटो सेम है। अगर मार्जिन रिलीफ याद है ना, तो ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। वो क्या है, कोई बच्चा भूल भूल गया है तो बोलना पड़ता है, नहीं तो इनफॉर्मली बात करूँ ना, समझ जाना, वैसा ही है। लेकिन ऐसे क्लास में ऐसा नहीं बोल सकता, इस मंच पे पढ़ाना पड़ता है। तो ये आ गया। अब इसका प्रेजेंटेशन बताओ कैसे आएगा। ये देखो, नहीं प्रेजेंटेशन मतलब समझे नहीं, देखो ये बोल रहा हूं, देख लो ना मैंने कैसे किया है। देखो, अपने पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम करते, तो उधर मैंने क्या अज्यूम किया था, इस बंदे की एनटीआई 7,10,000 मैंने अज्यूम किया था ना। एंड फिर सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस, तो ये 7,10,000 बैलेंस में था, उस पे टैक्स 21,000 आया, तो 21,000 ही था ना ओरिजिनली, स्लैब रेट्स के, न्यू स्लैब रेट के हिसाब से। एंड फिर बाद में ये सब इकट्ठा होके 21,000 आ गया। फिर अपने करते ना गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज। तो गरीबों के लिए रिबेट, तो सी, ऐसे ये गरीब तो नहीं है, लेकिन मार्जिनली गरीब ही है, मतलब मार्जिन पे ही है। अरे गरीबी जस्ट अभी अभी पार की उसने, 7 लाख तक गरीब है, लेकिन 7 लाख के जस्ट ऊपर ही गया है ना, तो अभी जस्ट नया नया गरीबी से बाहर निकला है, उसको भी रिबेट मिल गया। ये देखो, ये 11,000 आया कैसे था? वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसे एग्जाम में नोट दिखाते ना, तो ये नोट में आएगा 11,000, और नोट रही मेरी ये 11,000। तो दिस वॉज मार्जिनल रिबेट। और ये कब हिंट मिलेगी? 7 लाख के आजू बाजू में अमाउंट होगा। अभी तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए ना। सी, वैसे भी तुम लोग को ये टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा। ये देखो ना, इधर गया 21,000, तो मेरे को लास्ट कॉलम के लिए निकालना ही पड़ेगा। देख लो ना, 7 लाख तक टैक्स 0 आता है, 7 लाख तक तो 0 ही रहेगा ना, कि रिबेट 25,000 तक मिलती है, और 7 लाख तक एक्चुअली टैक्स 20,000 ही आता है, तो वो तो 0 ही रहेगा। करके देख लो ना। और ये तो तुमको 21,000 तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसे मन ही मन कैलकुलेट कर लो, इनकम कितनी बड़ी, टैक्स कितना बड़ा। ये फॉर्मूला तो हम मेंटली भी यूज कर सकते हैं, तो अपने को हिंट मिल जाएगा। मतलब कभी भी 7 लाख के करीब आंसर है ना, हिंट मिल जाएगी। और उसका इधर इफेक्ट देना चाहिए लास्ट में, रिबेट। एंड फिर इसके बाद सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज यूजुअल। खैर सरचार्ज तो आएगा ही नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा 4%। तो ये कॉन्सेप्ट बचा था, बस खत्म ही हो गया टॉपिक। एक लास्ट चीज बची इधर इसकी, देखो। बट ये सिस्टम पहले ही बता रहा हूं, ओल्ड रिजीम में मत फॉलो करना। ओल्ड रिजीम में मार्जिनल रिबेट कैलकुलेट करने का प्रयास कभी मत करना, वो रूल है ही नहीं उधर। इट इज ओनली इन द न्यू रिजीम।